हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लाए हैं वो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो जब मूल संविधान बना था उस समय जो है 395 अनुच्छेद जो है वो हमारे उसमें हमारे पास 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में जो इनकी संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई है इन आर्टिकल्स की आज 450 के आसपास हो गई है। और जो भाग हैं वो कितने हो गए हैं, वो 12 हो गए। तो मूल जो संविधान था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज जो है उसमें लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो जहाँ तक एग्जाम में पूछे आते हैं, उनको आप रट डालिए। ये आपको हर बार आप देखने के मिलेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे वो मैं सभी यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आप देख डालिए इस वीडियो को पूरी तरह से, और 3 से 4 5 देखिए, आपको ये सब याद हो जाएंगे। और आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 1, जिसमें हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात बात की गई है। जैसे संघ मतलब राज्यों का संघ, ठीक। अनुच्छेद 2, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश से क्या मतलब है, इतना डीपली तो हम यहाँ पे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर किसी हमने किसी देश पे कब्जा कर लिया और वहाँ की, या फिर अ, वो जो जिस देश की भूमि पर हमारा कब्जा हुआ उसमें उसको हम एक नया राज्य के रूप में घोषित करते हैं। तो वो जो अनुपात की नए राज्य का जो प्रवेश है या स्थापना, जैसे बांग्लादेश के साथ कुछ भूमि हमने इंटर की थी, कुछ भूमि यहाँ गई थी, कुछ भूमि वहाँ उनकी तरफ गई थी, कुछ उनकी वाली भूमि हमारी तरफ आई थी। तो इस तरह से अगर कोई नए राज्य का प्रवेश होता है या कोई नए राज्य का निर्माण होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो नए राज्यों का निर्माण है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन, जैसे कि उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये नए राज्य बने, है ना। इनके नामों में परिवर्तन हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। तो ये सब जो है ये आर्टिकल 31(3) के क्लोज में लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 नंबर ऑफ क्लोज है आर्टिकल के अंदर। तो उसमें ये बात 3 का 1 2 3 इसमें डिफरेंट है, अलग अलग है। तो उसमें जो है कैसे निर्माण होगा, कैसे क्षेत्र में परिवर्तन होगा, कैसे नाम में परिवर्तन होगा, सब इस अनुच्छेद में उसकी बात की गई है। तो ये भी काफ़ी कुछ रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा अनुच्छेद 5, जिसमें संविधान के समय के प्रारंभ के समय नागरिकता। ये जब समय की जो नागरिकता है वो कब से डिसाइड हुई है, जब संविधान प्रारंभ हुआ था। तो उसके बारे में जितनी भी बात है वो सब अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ये है कि कब से नागरिकता डिसाइड होगी कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, या कौन भारत का नागरिक है। तो जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सबको पता है, तो उसके प्रारंभ के समय में ही जो भी भारत के अंदर रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट नागरिकता के अलग अलग प्रावधान है, वो इसका भी इस समय का विषय नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, जो नागरिकता के संविधान के प्रारंभिक समय नागरिकता की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 5 में कही गई है। अगला आता है अनुच्छेद 14। तो जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको अपनी बात कहने का, सब जो है
लॉ के सामने सब बराबर है, कोई यहाँ ना बड़ा है ना छोटा है। ठीक, तो सबको बराबरी का हक है। ये बात हमारी किसमें की कही गई है? विधि के समक्ष समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई। अगला आ जाता है आपका अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात हमारी किस में कही गई है? आर्टिकल 15 में ये बात कही गई, यानी कि हम धर्म, जाति, लिंग, वचन, इसके आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर जो कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अफसर की समानता, यानी कि जहाँ जो भी लोक नियोजन के विषय हैं वहाँ पे आप सबको अफसर की समानता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर बराबर मौके दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 काफी बार पूछा जाने वाला है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत से संबंधित चीजें ये उसको उसका अंत करा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है, जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया जाएगा। छुआछूत से संबंधित है ये, कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि जो है किसी को छोटा बड़ा या छुआछूत से संबंधित, है ना, जैसे होता है ना कि छोटी जात वालों को उनको नीचे उठाया जाता है, उनको कई चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है, तो वो सब आप नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 17 में कहा गया। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जैसे कि कैसी उपाधियाँ, जैसे पद्मश्री, जैसे है डिफरेंट डिफरेंट उपाधियाँ होती हैं, तो उनका अंत कर दिया। जैसे राजा, अब कोई भी राजा नहीं होता, अब राष्ट्रपति होता है ना। पहले क्या होता था? राजा होता था। तो ये जो उपाधियाँ थी, अब कोई अपने आप को राजा नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियाँ हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब जैसे जो उपाधि दी जाती हैं वो सरकार की तरफ से दी जाती हैं। जो पहले था कि राजा महाराजा ये अपने आगे लगाते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट उपाधि, इस पर पूरा टॉपिक है। देखिए हम यहाँ तो वो चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये हम चले जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन उपाधियों से संबंधित वही है कि जो पहले उपाधियाँ होती थी, लोग अपने नाम के आगे वो चीज़ जोड़ लेते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है कि कोई भी वो चीज़ नहीं लगा सकता। ठीक है, और हर कोई हर चीज़ को आगे अपने नहीं लगा सकता, तो उपाधियाँ जितनी थी उनका अंत कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारियों का अधिकारी का संरक्षण, वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषय है जिनमें अधिकारों का संरक्षण करा गया है बोलने से। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जो ये नहीं कि हमको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कई चीज़ों पे आपको उनको रोका भी गया। तो इसके बारे में अनुच्छेद 19 में पूरा डीपली लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्लॉजेज में, कि कहाँ पे आपको बोलने की स्वतंत्रता है और कहाँ पे नहीं है। अनुच्छेद 20 आता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको अपने बचाव में अपने वकील को रखने का अधिकार है। आपका वकील आपकी बात को रख सकता है, यानी कि दोष आपका सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता है, इसके बारे में आपको भी बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। तो यहाँ बात जो है अनुच्छेद 20 में कही गई है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देही स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आपको जीवन जीने का पूरा हक है। ठीक है, उसके लिए आप पूरा स्वतंत्र हो। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान खत्म नहीं होता है, या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो
18, 19, 20 ये सभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस समय, सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आपको 21 प्राण और देही स्वतंत्रता जीवन जीने का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 21 देता है, अनुच्छेद 21 देता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लेते हैं। 21 के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करा गया है। अनुच्छेद 21 का ये 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये देखिए, ये क्लॉज जो है 21 का इसलिए करा गया क्योंकि ये पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। मैंने बोला था ना 450 लगभग हो चुके हैं, 395 अनुच्छेद थे। तो ये जो 21 का है, जो आप ये देख रहे हैं 21 का, ये पहले से मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा किया गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा अमेंडमेंट आर्टिकल 21 का को संविधान में रखने के लिए जोड़ा गया। तो इसमें आपको ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है ये भी। तो 21 का में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ स्पेशल दशाएं हैं जहाँ पे आपको गिरफ्तारी से और निरोध से संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है कि आप मानव के दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और बच्चों से काम नहीं करा सकते। सॉरी, बलात्श्रम का प्रतिषेध यानी कि किसी से इतना काम नहीं ले सकते हैं कि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, तो वो फिक्स कर दी गई है। ये नहीं कि आप उनसे काम कराते ही चले जा रहे हैं, कराते ही चले जा रहे हैं, उस पर इतना अत्याचार कर दें कि वो उसकी हालत अगली बार काम करने लायक ही ना है ना, उस बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाए। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए अनुच्छेद 23 उसको संरक्षण देता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो कारखाने हैं वहाँ पे बालक जितने भी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे बालक काम कर सकते हैं, कौन से हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी में। तो जो नाबालिग बच्चे हैं, जो बालिग नहीं है, अभी 14 साल से छोटे हैं सर, उनको आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे, जहाँ पे जैसे आयरन का काम हो रहा है, कहीं पे भट्टी जल रही है, कहीं पे स्टील लोहे को पिघलाया जा रहा है, तो आप जितने भी गैस प्लांट है, तो ऐसी खतरनाक जगहों पर उनसे बच्चों से काम नहीं करा सकते। तो अनुच्छेद 24 आपको इसमें संरक्षण प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 25 का, कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म से आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो उसको आपको पूरे पूरे से मानने की, कोई आपको आपके हिंदू धर्म से, आपके मुस्लिम धर्म से, या उसके आपके सिख धर्म से, किसी भी धर्म से उसमें आपको आस्था रखने से नहीं रोका जा सकता, नहीं रोक सकता। तो 25 आपको इसके लिए प्रोटेक्ट करता है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 29। तो आर्टिकल जो 29 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, है ना, जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी है, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है आर्टिकल 29। कौन माइनॉरिटी है हमारे देश में, नोट करके बताइए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में अलग से डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। उपचारों के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कौन सा क्लॉज है, सॉरी कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अगला आता है अनुच्छेद 39। देख लेते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 39 है वो आपको प्रत्येक नागरिक को
चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन है। यानी कि अगर आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट पे आप चाहे पुरुष काम करें चाहे महिला काम करे, उनको सम अगर 8 घंटे की ड्यूटी पुरुष से ली जा रही तो 8 घंटे की महिला से ली जाएगी। उसको अगर 50,000 की सैलरी दी जा रही है तो उसको भी 50,000 की, यानी कि उस पर आप कार्य और वेतन को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको कम देखने मिलेगा। गवर्नमेंट में तो ऐसा होता है कि कोई अगर अधिकारी है तो जितने अधिकारी पुरुष है या महिला है, दोनों को समान वेतन मिलता है। ऐसी किसी भी पोस्ट पर गवर्नमेंट में तो, और प्राइवेट में ज़्यादातर अभी भी ऐसी चीज़ नहीं हो पाई इंडिया में, तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। ये भी आपके मूल संविधान में पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया, इसको भी आप कमेंट करके बताइए। तो अनुच्छेद 39(1) जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आजकल आप देख रहे होंगे जो विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों में, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ताकि हर नागरिक तक जो विधिक सहायता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से पहुंचाई जा सके। ठीक है, हर हर किसी तक न्याय हो। हमारे न्याय मित्रों की जो बात कही गई है तो वो इसी के अंतर्गत है सब चीज़ें, कि जो न्याय मित्र रखे गए हैं ताकि जो वहाँ पे वादी प्रतिवादी आते हैं उनको अपने केस को रखने में, पीड़ित पक्ष को अपनी बात को अपने न्यायालय के समझ रखने में उनको कानूनी राय दी जा सके, कानूनी सहायता दी जा सके। तो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करी गई। तो 39 का जो कहा है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायतों की जो स्थापना का प्रावधान है वो कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 40 करता है। अगला आता है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो 41 के अंतर्गत है। 40 भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आपको अधिकार है। ठीक, तो यहाँ तक हमने 40 तक कर लिए। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, 41 तक हमारे हो गए। अब देखिए जो भी आर्टिकल्स में पढ़ा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इतने रिवाइज कर लीजिए। आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बस जाए या ना आए। ठीक है, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा जब पूछा जा रहा हो और आपने इसमें ना पढ़ा, तो इसको आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी एग्जाम में। अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिकों के लिए समान सिविल सुविधा, समान सिविल संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। तो नागरिक को लेकर जो समान सिविल संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करी जा रही है, जो अभी तक इंडिया में लागू नहीं हो पाई है, तो ये काफी पूछा जाता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है वो किस अनुच्छेद में की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि जो नागरिक होंगे भारत के लिए, उनके लिए अलग से कोई कानून नहीं होगा। जो कानून एक नागरिक पर लागू होता होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो कानून दूसरे पे भी लागू होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग लॉ नहीं होंगे, एक लॉ होगा किस जो भारत के हर नागरिक पर लागू होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। अभी तक भारत में पूरी तरह से किस एक राज्य में ये लागू है उसको आप कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में कही गई है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे राज्य सरकार इनके लिए काम भी करती है। ठीक है, तो ये योजनाएं जो आती है, जो डिफरेंट डिफरेंट योजनाएं लागू होती है,
योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जाती है वो आपके ऐसे नहीं बना दी जाती है, वो संविधान में सब लिखा हुआ है। राज्य को, जैसे राज्य के जो निर्देश तत्व है वो क्या है, वो इसी से संबंधित है। उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों के लिए काम करेंगी। तो बच्चों को जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनको जो उनकी जो बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करने का जो जिम्मेदारी है वो अनुच्छेद 45 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 48 का ये भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इससे पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। ठीक है, अगला आ जाता है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किया गया। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 50 कर दिया। देखिए, इससे याद भी रख सकते हैं, 50-50, यानी कि 50 हो गई कार्यपालिका, 50 होगी न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। अब न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका डिफरेंट कार्य होगा, इसका डिफरेंट। ठीक है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया, यानी कि जो न्यायपालिका का काम कार्य होगा वो कार्यपालिका से संबंधित नहीं होगा। कार्यपालिका डिफरेंट काम कर अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना। ठीक है, पहले जैसे होता था कि अब कोर्ट अलग है, जैसे उसमें ये था कि जो डीएम है वो ही आपके क्रिमिनल केसेस सुन रहा है। तो ऐसा अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि इसका मतलब क्या है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका प्रतिनिधि, न्यायपालिका का न्याय देने का ही काम कार्य होगा, जिसमें जज होंगे जो न्याय के लिए कार्य करेंगे। आगे देख लेते हैं, 51 देख लेते हैं। तो 51 आता है आपका, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो उससे संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये देखिए, किसी इंडियन संविधान में लिखी गई ये चीज़ें कि हम इंटरनेशनल पीस के लिए भी वर्क करेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। मैंने बोला था, ये जो पिछली वीडियो आप देखेंगे मेरी जाकर, उसमें मैंने पढ़ाया है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो मूल कर्तव्य हैं जो बाद में जोड़े गए, तो 21 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए, या आप कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 51 इसके लिए लाया गया मूल कर्तव्य, जिसमें बताया गया कि एक भारतीय नागरिक के क्या कर्तव्य होंगे। अगला है अनुच्छेद 52, जिसमें भारत का राष्ट्रपति जो है होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 55 आ जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, क्या पद्धति होगी उसकी बात कही गई है। अगला आता है अनुच्छेद 57, जिसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी उसकी बात कही गई है। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग ये जितने भी अनुच्छेद यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आई एजुकेट एग्जाम सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महायोग वियोग की प्रक्रिया क्या होगी उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जो उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। अनुच्छेद 70, जो अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जो आकस्मिक कंडीशन बनेंगी जिसमें राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, वो अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेंगे, वो बात कही गई है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान, जो उस क्षमादान की जो शक्ति होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत, देखा होगा आपने कि जो मुलजिम होता है जब उसे सभी न्यायालय से सजा हो जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास से अपनी सजा को माफ़ करने की, अपनी फांसी की सजा हो या उम्र कैद, तो उसके लिए प्रार्थना करता है। तो वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो अपनी क्षमादान की शक्ति का, राष्ट्रपति की डिफरेंट डिफरेंट शक्तियाँ होती हैं, ये हम जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो उसका प्रयोग करता है जो उसको आर्टिकल
72 प्रोवाइड कराता है। ठीक, इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही, ऐसे नहीं अपनी तरफ से क्षमा दे देता है, ये बात आर्टिकल्स में लिखी हुई है, इसी के तहत ही राष्ट्रपति कार्य करता है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह से कार्य करेगा? मंत्री परिषद की। अनुच्छेद 75 का 1 क्लोज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य में मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75 का फर्स्ट क्लोज जो है वो आपको ये बात बताता है कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा, और बाकी के जितने भी मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा पर वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। अगला आ जाता है अनुच्छेद 76, जिसमें भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी है उस ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल्स भी काफी बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 76, ठीक, तो भारत का जो महान्यायवादी है उसकी बात अनुच्छेद 76 में करी गई है कि जो भारत का महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 79, संसद के गठन से, तो संसद का जो गठन हुआ है वो 79 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना, तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81, इनको आप एक साथ दे सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका जो शॉर्टकट है जिससे आप ये तीनों आर्टिकल्स एक साथ याद रख सकते हैं, इसमें आपका आ गया 79, आपका आ गया 80, फिर आ गया आपका 81। ठीक, सलाह आपको याद रखना है, और फिर आप आगे इसको याद 79, 80, 81 से याद रखते हैं। 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की, और 81 में लोकसभा की। ठीक, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 83 का फर्स्ट, जो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जाए। आपने देखा होगा लोकसभा भंग हो जाती है, और राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती। तो अनुच्छेद 83 का फर्स्ट क्लोज ये बताता है कि राज्यसभा है वो कैसी है? एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 है जो संसद की सदस्यता के लिए क्या अहर्ता होगी, कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है, कौन संसद का सदस्य बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, वो अनुच्छेद 84 बताता है। ठीक, तो अनुच्छेद 84 में ये बात बताई गई है कि संसद के सदस्य की क्या अर्थ है। अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है, कि जो संसद का जो सत्र है कितने सत्र होंगे, ये बताइए आप मुझे कमेंट करके। संसद के कितने सत्र होते हैं, सत्रावसान कैसे उनको सत्रावसान होता है, कैसे सत्र शुरू होते हैं, कैसे विघटित होते हैं, तो उसकी टोटल बात 85 में हमारी करी गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप देखते रहिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एक बार में हम कवर कर लेते हैं। आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 100 का फर्स्ट क्लोज क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा
पक्ष और विपक्ष के मत जब बराबर हो जाएंगे, कब क्या किया जाएगा? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने निर्णायक मत का जो यूज है वो कब करते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए पहली चीज, कि कब लोकसभा के अध्यक्ष अपने वोट का यूज करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, जब ज्वाइंट मीटिंग होती है संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तब जो है लोकसभा के अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होता है जब दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 108। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है जिसके हम ज्वाइंट मीटिंग की बात कर रहे थे, वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। देखिए, अगर वो बात करता है कि धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है कि धन विधेयक क्या है, कौन सा धन विधेयक होगा, ठीक है, तो अनुच्छेद 110 है। 109 क्या कहता है, इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया, कि जो धन विधेयक है उसके संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगी, अनुच्छेद 109। लेकिन धन विधेयक कौन किस विधेयक को आप धन विधेयक बोलेंगे, ये परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 110 में। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। अगला आ जाता है अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जो आप वार्षिक वित्तीय विवरण देख रहे हैं ना, इसी को आप बजट के रूप में जानते हैं। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यही है आपका बजट। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है, इसकी जगह हम वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज करते हैं जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, जो वार्षिक वित्तीय विवरण यही है आपका बजट। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 117 जो है विधेयक के बारे में विशेष बताता करता है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाए। देखिए, ये नहीं कि न्यायालय जो है सभी का चीज़ों की जांच कर सकते हैं। न्यायालय, क्योंकि संसद की जो कार्रवाई होती है उनकी जांच ना की जा सके, इसलिए इसको पहले से प्रोटेक्ट कर दिया गया अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब संसद कार्य ना कर रही हो, ठीक है, उस समय में, तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो पारित किए जाते हैं वो अनुच्छेद 123 में। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे 203 है आई थिंक। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी विधानसभा की पावर होगी। विधानसभा जब कार्य ना कर रही हो तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। तो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है और गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत गठित की गई है। पूछा जाता है अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। तो ये जो बात कही गई है अभिलेख न्यायालय, ठीक, इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 124 भी काफी आप पूछा था। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होने का मतलब है कि आपने देखा होगा जब वकील केस लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस जितने भी जजमेंट्स होते हैं उनका हवाला देते हैं कि फला केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, जैसे उच्चतम न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय बनाया गया, ऐसे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो उनके जो जजमेंट्स होंगे उनको एज ए आप डिफरेंट केसेस में उनको यूज कर सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय यानी कि उनकी जो जजमेंट की कॉपी है वो रखी जाएगी प्रॉपर संभाल के, ठीक, और उनको आगे भी फर्दर केसेस में यूज करा जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हो जाता है।
अगर देखते हैं अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति का मतलब है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने ही केसेस का रिव्यू कर सकती है, ठीक, उसकी समीक्षा की जा सकती है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद जो 143 है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, कि जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति से परामर्श, जो राष्ट्रपति है आपने देखा होगा जब उनको राय लेनी होती है तो वो उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं और उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को राय देते हैं। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 143 के अंतर्गत आती है, जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय राष्ट्रपति महोदय अगर उनसे कोई राय मांगते हैं तो वो उसमें विधिक राय जैसी भी होती है वो उसको देते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, जिसे आप कैग के रूप में जानते हैं, ठीक, उसकी नियुक्ति पूछी आती है कई बार, 148 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो जैसे राष्ट्रपति के पास जाती है इसे राज्यपाल के पास भी जाती है क्षमा याचना, तो वो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी ये पावर दी गई है। फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 164 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि जो राज्यपाल है उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उस मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए जैसे केंद्र में चीज़ें चलती है वैसे राज्य में बस नंबर बदल गए। जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, ऐसी सेम चीज़ यहाँ चल रही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो जैसे होता है ना राज्य का महाधिवक्ता मतलब क्या है, जैसे वहाँ पे होता है महान्यायवादी, ऐसा होता है यहाँ महाधिवक्ता कि जो राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखता है कोर्ट के अंतर्गत, ठीक, अनुच्छेद 165। अगला है 169 राज्यों में विधान परिषदों का जो गठन होगा, सृजन होगा। विधानसभा होती है ना, ऐसे विधान परिषद भी होती है। इस समय कितनी विधान परिषद भारत में है तो आप कमेंट करके बताइए। तो विधान परिषद का जो सृजन है, कहीं विधान परिषद बनाई जाती है, खत्म कर दी जाती है, जैसे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में भी हुआ था, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया जाता है और बाद में उनको विघटन कर दिया जाता है, तो 169 के अंतर्गत। आगे अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय सत्र बुलाने, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है किसका, राज्यपाल का, वो 174 के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक जो होते हैं उन पर अनुमति जो दी जाती है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। जितने भी यहाँ से विधान परिषद द्वारा पास होके राज्यपाल के लिए भेजे जाते हैं तो उनका अनुमति देते हैं राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, अगर उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, कि अगर उनको लगता है कि इस पर राष्ट्रपति का विचार लिया जाए तो उनको रिजर्व करते हैं, आरक्षित विधेयक बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 201 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 213 ये देखिए वही पावर आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसी तरह जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसी मैं बोला था ना आपसे 123 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने की, और 213 के अंतर्गत
राज्यपाल को पावर है अध्यादेश जारी करने की जब विधानमंडल कार्य ना कर रहा हो। अनुच्छेद विश्रांति काल में। ठीक। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय की बात जो किसके अंतर्गत की गई थी, अभी आपको बताया था 124 के अंतर्गत। ठीक। तो अनुच्छेद अब इसको देख लीजिए, 124 उच्चतम न्यायालय और 214 उच्च न्यायालय। तो राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। इसकी बात किसके अंतर्गत की गई है, तो ये बात आपकी की गई है उच्च न्यायालय की। ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में ये बात कही गई। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उनका हवाला देते हैं, उसी तरह माननीय हाई कोर्ट की रूलिंग्स लगाते हैं वकील जब अपने केसेस में बहस करते हैं। तो अभिलेख न्यायालय की माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले केस में ये कहा था। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यही है, रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा जो भी जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय पारित करती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज करा जाएगा। तो अनुच्छेद 215 ये बात कही गई है। अनुच्छेद 216 जिसमें उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है, जो उच्च न्यायालय है उनका गठन किया गया है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 216 के। अनुच्छेद 217 है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 226 है जिसमें उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। कौन कौन सी रिट होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिट है। तो जो रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय को पावर है वो 226 के अंतर्गत है। ठीक। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आपने देखा होगा हरियाणा और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, जो हरियाणा स्टेट के लिए भी पंजाब के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो ये जो होता है ऐसा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है हमारे आज भी है जिनके लिए एक ही उच्च न्यायालय वर्क कर रहा है। तो ऐसी ये प्रावधान 231 के अंतर्गत है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। अगला है अनुच्छेद 233 जिलाधीशों की नियुक्ति, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो 233 के अंतर्गत की जाती है। ठीक। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 239 का है। ठीक है, दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 239 के काम में करे गए हैं। अनुच्छेद 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है उनके लिए उच्च न्यायालय है। इसकी बात हमारी अनुच्छेद 241 में की गई है। अनुच्छेद 243 के खां में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 जहाँ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए जो राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत किया गया। और जो राज्य जो इनके जो पंचायतों के जो वित्त मामले हैं उन पर सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा गठित करने का प्रावधान अनुच्छेद 243 है ना। ऐसे अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होता है वो उसकी बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो 243 में कही गई है। अनुच्छेद 243 नगर पालिका का जो गठन है वो किसके अंतर्गत है, तो 243 के अंतर्गत है। तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक। पंचायतों गठन 243 वित्तीय मामलों में सिफारिश 243 पंचायतों का निर्वाचन 243 नगर पालिका का गठन 243। ठीक। आगे देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस समय जो है, वेरी इंपॉर्टेंट मानिए आप, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 243 या के अंतर्गत का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन जो होगा 243 या जो या 243 का जो या क्लॉज है उसके अंतर्गत का क्लॉज जो है
उसके अंतर्गत ये बात कही गई है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 या का खा, जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या का झा, सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में जो विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है वो 249 के अंतर्गत है। अब जैसे होता क्या है कि जो संघ सूची है उसमें संघ कानून आता है, राज्य सूची उसमें राज्य कानून आता है, पर एक पावर ये भी है संसद की कि वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है अगर उसमें राष्ट्रीय हित आ रहा हो। तो इसमें ये नहीं कि इतना ही है, काफ़ी बड़ा डिस्कशन है इसमें, तो सारी बात आपकी अनुच्छेद 249 में कही गई है, तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। जितने भी ट्रीटी साइन होती है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी हम लोग जब यहाँ भारत में आके जो विदेशों के मंत्री यहाँ पर ट्रीटी साइन करते हैं या हमारे देश के वहाँ जाकर ट्रीटी साइन करते हैं, तो उनको प्रभावी बनाने के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी कराया जाए, तो उसके लिए अनुच्छेद 253 है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। जितने भी आपने देखा होगा कृष्णा नदी विवाद है ना, तो जितने भी सिंधु नदी विवाद, तो जितने भी जल संबंधी विवाद हैं नदियों पे चलते रहते हैं राज्यों के बीच में, तो उसका निर्णय करने के लिए, न्याय निर्णय के लिए बात कही है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करे गए। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित नीतियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान करा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 267 है भारत की जो आकस्मिक निधि है उसके बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति तब तक वंचित है कि जब तक उसको विधि का अधिकार का प्राधिकार के प्रयोग न कर ले। तो अनुच्छेद 300 का के तहत ये बात कही गई है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जितनी भी आप अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS है ना, सिविल सर्विसेज, तो इन सब की बात जो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये अनुच्छेद 315 में, ये सभी आर्टिकल समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधिवेशन, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो निर्वाचनों के अधिवेशन, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उसकी, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन, उससे संबंधित सारे प्रावधान वो 324 के अंतर्गत है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैध मताधिकार के आधार पर होना। जितने भी लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होते हैं वो, उसमें जो वोटिंग करने की पावर है केवल एक वैध मताधिकार जो वोट देते हैं, आपने देखा जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जो वैध मताधिकार की बात कही गई है वो 326 के अंतर्गत कही गई है। 333 जो है वो लोकसभा में आंगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है। आपने देखा लोकसभा में इसको शायद खत्म कर दिया गया है, इससे संबंधित देख लीजिएगा, अब उसका जरूरत नहीं समझिए, इसको खत्म कर दिया गया है। आई थिंक अब इनका आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। अनुच्छेद 330 को आप ध्यान से चेक कर लीजिए, आई थिंक ये खत्म कर दिया गया है। पहले लोकसभा में जो आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था तो उसके लिए प्रावधान था अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं
अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो जो राज्य की जो विधानसभाएं होंगी उनमें अनुसूचित जाति और SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 333, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, जिस तरह से संसद में, लोकसभा में, ऐसी विधानसभा में भी आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व होते हैं, 333 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। अगला आता है अनुच्छेद 340, जो अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 343, जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो लिपि है वो देवनागरी की होगी। ये घोषित की गई है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, यानी कि हिंदी को राजभाषा माना गया है, न कि राष्ट्रभाषा। तो जो राजभाषा होगी कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ये बात अनुच्छेद 343 में कही गई है। आगे आ जाता है अनुच्छेद 344, राजभाषा आयोग से संबंधित है। अगला है 350, अगला है 350 का जो अगला है हमारा 350 का जिसमें प्राथमिक स्तर पर अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि जो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसको बताता है। यानी कि जो कहीं जो तमिल भाषी क्षेत्र है वहाँ तमिल में दी जाएगी, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ हिंदी में दी जाएगी, कोई कन्नड़ भाषी क्षेत्र है वहाँ कन्नड़ में दी जाएगी। यानी कि जो भी उसकी मातृभाषा होगी उसकी प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा होगी वो उसी पर होगी। अनुच्छेद 352, आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर युद्ध या बहिराक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र विद्रोह। 371 में जो इमरजेंसी लगी थी, सॉरी 375 में, तो उसके बाद जो है ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की घोषणा हो जाए, कोई हम पे आक्रमण कर दे या अराजकता फैल जाए देश में, तो ऐसी स्थिति में 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और आपातकाल की घोषणा, सॉरी आपातकाल की जो घोषणा है वो की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक, अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि जो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अगर हो जाए तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। क्या अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अगर नहीं की गई है या कही गई है, यह बात आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अगर घोषित होगा तो वो 360 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 368, संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, भाई ऐसा तो है नहीं कि संसद में सब चीज़ें पहले से जो फिक्स कर दी, आगे कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्यों कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें हटाई भी जाएंगी, कुछ चीज़ें नई जोड़ी भी जाएंगी। तो संसद में आर्टिकल 368 जोड़ दिया गया ताकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति का अधिकार दिया जा सके। तो इसी के अंतर्गत सारे संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368। अगला है अनुच्छेद 370, जो अब समाप्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी जो उपबंध करती थी, इसको अब खत्म कर दिया गया है। अब 370 नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने सब देखे। अब आप लोग
से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जो भी आपके डाउट है उन्हें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको देखिए, 2 से 3-4 बार देखिए, आपके जितने भी एग्जाम है सभी से यहाँ से इस सेक्शन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने आपको सब यहाँ करा दिए। तो फिर आगे तो आप ये वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, और यहीं पे हमारी आपकी नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।